अच्छा जी बच्चों, आज हमने बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है कि बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमने शुरू से लेकर एंड तक पढ़नी है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा। देखें, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, मेन जो हमारा जो ब्रांच है स्टडी की वो है अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग दो तरह की होती है, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्राइमरीली जो लोग डील करते हैं वो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक हो गया, मतलब हम जो सीए कर रहे हैं वो उसका मकसद क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देख, मेन प्राइमरी हमारा पर्पस ही है। कॉस्ट अकाउंटिंग को जो प्राइमरीली जो लोग देखते हैं ना वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, मतलब ये आप जाएं फिरोजपुर रोड पे जाएं तो मजंग के पास एक इदारा आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ठीक है, वो इदारा प्राइमरीली जो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोड्यूस करता है, उनका काम होता है कॉस्ट के रिकॉर्ड्स को देखना। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है तमाम डाटा का, तमाम अकाउंटिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है? सीए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसके अंडर काम करता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा होता क्या है बच्चों, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, पहले तो आपको पता नहीं चाहिए बिजनेस कितने तरह के होते हैं। आपने फाइनेंशियल उसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था, बिजनेस कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। कौन कौन सा? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। ट्रेडिंग बिजनेस वो है कि आपके सामने दाएं बाएं बरकत मार्केट में जितनी दुकानें हैं सारे ट्रेडिंग कर रहे हैं। सारे क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग। क्या मतलब है? पीछे से कहीं से माल लेके आते हैं, आगे बेच देते हैं, अपनी तरफ से कोई वैल्यूएडिशन नहीं करते, अनटिल अनलेस वो जो होटल वाला है जो चावल, कच्चे चावल लेके उसको पका के बिरयानी बना के बेच रहा है, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा। ठीक हो गया? ये जितने भी होटल वाले हैं ये ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी आपके पास कपड़ों की दुकानें हैं, ये पेप्सी, कोक, लिवाइस, यूनिलीवर, ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद तीसरा जो कैटेगरी है बिजनेस की वो कौन सी है? सर्विस। हॉस्पिटल, कॉलेज और सिनेमा वगैरह ये क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या कुछ चीजें नहीं बेच रहे। यहाँ तक की बात समझ लगी थी? ये बिजनेस की तीन कैटेगरीज हैं। इन तीन कैटेगरीज में से हमारा जो फोकस है ना बच्चों इस किताब को पढ़ते हुए, वो याद रखना, वो मैन्युफैक्चरिंग है। वो ट्रेडिंग नहीं है, वो सर्विस नहीं है, वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। एक कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? मैन्युफैक्चरिंग इदारे में पड़ती है, सर्विस इदारे में उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये बात याद है। हॉस्पिटल में कोई कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बैठा हुआ। ठीक हो गया? वो बात में लगी ना? ये जो मुख्तलिफ किस्म की दुकानें आपको दाएं पर नजर आती हैं, ये सारे ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, इनमें कोई भी आपको कॉस्ट अकाउंट में बैठा नजर नहीं आएगा। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, हाइपर स्टार हो गए, इंपोरियम हो गए, ये भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। बना बनाया माल पीछे से लेते हैं, आगे सेल कर देते हैं। हाइपर स्टार की अपनी कोई फैक्ट्री है? इंपोरियम की अपनी कोई फैक्ट्री है? नहीं है। उन्होंने दुकानें रखी हुई हैं रेंट पे या बेच दी हुई हैं, उन दुकानों पे माल आता है, आगे सेल करते हैं। अपनी मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं करते। यहां तक की बात में लगी? तो कॉस्ट अकाउंटेंट ना आपको यहाँ पे नजर आएगा, ना आपको सर्विस इदारे में नजर आएगा। कॉस्ट अकाउंट आपको कहाँ पे नजर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग इदारे में। अब मैन्युफैक्चरिंग इदारे को अगर थोड़ा सा हम डिटेल में देखें, मैन्युफैक्चरिंग इदारे में हमेशा याद रखिए कि बच्चों दो जो है ना उसके सेटअप होते हैं। कितने सेटअप होते हैं? दो सेटअप होते हैं। एक हेड ऑफिस उसका होता है किसी शहर की प्राइम लोकेशन, जैसे ये गुलबर्ग में मेन बुलेवर्ड पे बहुत सारी कंपनियों के हेड ऑफिस। ठीक हो गया? और उसकी फैक्ट्री शहर के अंदर नहीं होगी, उसकी फैक्ट्री होगी शहर से बाहर, रायवंड की तरफ जाकर। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फैक्ट्री दूर दराज देहातों में, गाँव में किसी में बनाई जाएगी, लेकिन हेड ऑफिस जो होगा वो शहर के अंदर किसी प्राइम लोकेशन पे होगा, जहां पे हर किसी को पता चले कि यार इस तरह की भी कोई कंपनी मौजूद है। ठीक है? 90% कंपनियों का जो हेड ऑफिस है वो कराची में। क्यों? पुराने वक्तों में आपका जो कैपिटल होता था वो कराची होता था। उस जमाने में जो जो कंपनी ओपन हुई सब ने अपना हेड ऑफिस कहाँ ओपन कर लिया? कराची में। फिर गवर्नमेंट ने कैपिटल शिफ्ट कर दिया इस्लामाबाद, लेकिन कंपनियां नहीं शिफ्ट कर सकी। कंपनी ने कहा कि यार चलो ठीक है आप तो जा रहे हैं, लेकिन हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चेंज करें? आपके पास तो चलो पब्लिक का पैसा है, आप पैसा जाया कर रहे हो, यहाँ से वहां पे शिफ्ट हो रहे हो, सारी मैनेजमेंट सारा कुछ लेके जा रहे हो, हम नहीं लेके जा सकते, हमने प्रॉफिट कमाना है, हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। तो वो शिफ्ट नहीं हो सके, तो इसलिए जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन सब के हेड ऑफिस कहाँ पे हैं? कराची में। हाँ, 1980s के बाद कुछ फैक्ट्रियां जो ओपन हुई थी या कंपनियां जो ओपन हुई थी, उन्होंने फिर अपने हेड ऑफिस को इस्लामाबाद में बना लिए या लाहौर में बना लिए। यहाँ तक की बात लगी? अच्छा रिबरल, कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके दो सेटअप होंगे, एक होगा फैक्ट्री वाला और एक होगा हेड ऑफिस वाला। हेड ऑफिस वाला सेटअप कहाँ पे होगा? बड़े शहर में। और फैक्ट्री वाला सेटअप कहाँ पे होगा? किसी देहात में, दूर दराज छोटे शहरों में।
ठीक हो गया। तो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। अब हेड ऑफिस में क्या क्या होता है? हेड ऑफिस में डायरेक्टर सारे बैठे होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां पे बैठा होता है, सेल्स स्टाफ सारे का सारा कहाँ बैठा होता है? हेड ऑफिस में बैठा होता है। मार्केटिंग वाले कहाँ बैठे होते हैं? हेड ऑफिस में बैठे होते हैं। एचआर वाली टीम हेड ऑफिस में बैठी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जितना भी होता है सारे का सारा कहाँ पे होता है? ये सारे लोग कहाँ बैठे होते हैं? हेड ऑफिस में। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हेड ऑफिस में ही बैठा होता है। फैक्ट्री है रायमंड में, सीए रायमंड में जाके काम नहीं करता। तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अनटिल अनलेस कि उसको दुनिया में कहीं नौकरी ना मिल रही हो, तो फिर वो मजबूरन कहेगा ठीक है यार मैं आ जाता हूँ। अदरवाइज सीए रायमंड में जाके काम नहीं करेगा, कसूर में जाके काम नहीं करेगा, पत्तों की में जाके काम नहीं करेगा। वो बात समझ लगी? फैक्ट्री में क्या होता है फिर? ये फैक्ट्री में एक बंदा चाहिए जो सारे हिसाब किताब को मैनेज कर रहा हो। फैक्ट्री में जाके कौन बंदा बैठेगा? वो सीए नहीं बैठेगा। उसको उसकी जगह हम किसको बैठाएंगे? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बैठाएंगे। ये बंदा जाएगा फैक्ट्री में। यहां तक की बात समझ आ रही है? अब ये सीए जो होगा वो सारा हिसाब मांगेगा फैक्ट्री से। क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनानी है? सीए ने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आनी है, फाइनेंशियल में सारे खर्चे भी आने हैं। सेल तो यहाँ पे हो रही होगी ना हेड ऑफिस में, लेकिन खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में एक बंदा बैठा हुआ सारे खर्चों को नोट करने के लिए। वो सारे खर्चे नोट करके उसकी एक स्टेटमेंट बना के किसको देगा? सीए को देगा। लेकिन सीए को कुछ आता होगा तभी तो वो समझ पाएगा ये क्या कर रहा है। नहीं समझ आ रही? सीए ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी नहीं, तो उसको क्या पता वो क्या कह रहा है? तो इसलिए फिर हमें भी हस्ब जरूरत कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है, ताकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जब हमें कोई डाटा दे तो हमें समझ आए वो क्या कह रहा है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात समझ आ गई? ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इदारे में एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है जो फैक्ट्री में बैठा होता है, और फैक्ट्री में सुबह से लेकर शाम तक उसने जो भी कॉस्ट का डाटा कलेक्ट किया होता है उसकी वो एक रिपोर्ट बनाता है। वो रिपोर्ट डेली बेस पे या हफ्ते बाद या महीने बाद या 6 महीने बाद या क्वार्टर के बाद या साल के बाद वो जमा करवाता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में सीए जो होता है वो उस डाटा को लेता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री के अंदर जो इन्वेंट्री है वो चली जाएगी बैलेंस शीट में, और फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे हुए हैं परचेज के, बिजली के, डेप्रिसिएशन के, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के, सैलरियों के, वो सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। तो वो क्लासिफिकेशन इसने करनी है कि कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी और कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। लेकिन डाटा कौन देगा? कॉस्ट अकाउंट। फिर वो कोई दो नंबरी तो नहीं कर रहा, या उसकी कैलकुलेशन में कोई मसले तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये बात भी इसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल में इसने पब्लिश करनी, बोर्ड में इसने जवाब देना है। ये जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं ना, इसके कमरे के साथ इनका डायरेक्टर का कमरा होगा। वो हर 2 मिनट बाद बुला लेंगे, यार इतना इधर ऐसा डाटा समझा, पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब उसने जैसा भी डाटा इसको दे दिया, लेकिन इसको इसके पल्ले कख नहीं पड़ा। उसने अपनी इनोसेंस को सामने रखते हुए वो एसेट और एक्सपेंस को क्लासिफाई करके इनके सामने दे दिया, और उसमें कोई गड़बड़ निकल आई, तो क्या ये कह सकता है सर मेरा कसूर नहीं है, ओदा कसूर है? उनका भजन तीनों तनखा का दी देंगे पे, तीनों 5 लाख कारा देंगे पे हैं कि जो तेरे को एक डाटा आ रहा है तू वेरीफाई नहीं कर पा रहा। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो डाटा उसको पीछे से आ रहा है उसको इंश्योर करे ये सही भी है कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि जब आप कहीं से डाटा लेके आगे ट्रांसफर करते हो ना, तो आप बीच में जिम्मेदार बन जाते हो। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है ना? मतलब आपके गांव से किसी ने डेवो पे सामान रखवा दिया, लैपटॉप। आपने लाहौर में डेवो से जाके क्या कर लिया, लैपटॉप ले लिया, लेकिन आपने जब खोला तो टूटा हुआ। तो आप सीधा घर वालों को फोन करेंगे या डेवो वालों को जाके सर खाएंगे? डेवो वालों का कसूर है बीच में कि नहीं है क्योंकि बीच में वो शामिल हुए हैं, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर वो खराब चीज होती बाय रिसीविंग, तो डेवो वाले कभी रिसीव ना करते। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो डेवो वाले रिसीव करते ही ना। तो अगर वो खराब चीज आपको मिली है तो आप डेवो वाला का सर खाएंगे भाईजान, ऐ तो सीखी रह के आए हो। क्योंकि आपको पता है कि खराब चीज अगर मेरे घर से आती तो ये रिसीव ही ना करता, और अगर मेरे पास खराब पहुंची है तो कसूर इनका है, घर वालों का नहीं है। तो वही मसला ये है, अगर कोई खराब फिगर थी, कॉस्ट अकाउंटेंट ने सीए को दे दी, और सीए ने एज इट इज इनको दे दी डायरेक्टर्स को, तो डायरेक्टर कहेंगे भाईजान तेनों को डाटा आया सी, तू चेक नहीं कर सके,
पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? इसलिए इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डाटा को वेरीफाई करे जो उसको वहां से रिसीव हो रहा है। तो जब वो डाटा वहां से रिसीव हो रहा है तो इसको कुछ आता जाता होगा तो वो वेरीफाई कर पाएगा ना। कोई कॉम्पिटेंसी होगी इस बंदे की, कोई डाटा को एनालाइज कर सकता है ये बंदा, तो ये क्या करेगा, उसको फिर सही तरह से चेक कर सकता। लेकिन अगर उसने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं हुआ तो वो उसको चेक नहीं कर सकता। यहाँ तक की बात समझ लगी। बिजनेस के 3 एग्जाम है, ये भी बात समझ आ गई है। इनकम से बच्चों पुराने वक्तों में हम ऐसे बनाया करते थे, अगर आपको याद हो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग याद है ना? सेल होती थी, उसमें से क्या माइनस करते थे? कॉस्ट ऑफ सेल क्या निकल आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसमें क्या करते थे? अदर एक्सपेंस, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल, माइनस करते थे तो क्या आ जाता था? नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला क्या होता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का नॉलेज। उस वक्त उस जमाने में बच्चों हम ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ा करते थे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने कौन सा बिजनेस पढ़ा था? ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 था मेरा ख्याल है, ऐसी है। वो एक चैप्टर छोटा सा पढ़ा था। अब डिटेल में वो पूरे का पूरा टॉपिक हमने पढ़ना है। यहाँ पे जितने भी चैप्टर हैं सारे उस एक चैप्टर की बुनियाद पे। ठीक है जी। अब बच्चों पहले लेक्चर से लेके हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के आखिरी लेक्चर तक ये बात याद रखनी है। हम जब भी कोई बात कर रहे होंगे फैक्ट्री के अंदर बैठ के बात कर रहे होंगे। हमने हेड ऑफिस के अंदर नहीं बैठना। हमने कहाँ बैठना है? क्योंकि हमारा मेन फोकस ही फैक्ट्री है। क्योंकि जहां पे फैक्ट्री नहीं है वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, और जहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है। समझ आ गई बात? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ताल्लुक किसके साथ है? फैक्ट्री के साथ। फैक्ट्री है तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, फैक्ट्री नहीं है तो कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने पहले दिन से सर्विस इदारों को निकाल दिया बीच में से, हमने पहले दिन से ट्रेडिंग इदारों को निकाल दिया बीच में से। हम बात ही किसकी कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? फैक्ट्री होती है। तो हम जब भी पहले टॉपिक से लेकर आखिरी टॉपिक तक जब भी कोई बात हो रही होगी तो फैक्ट्री के किसी नुक्कड़ पे बैठ के बात कर रहे होंगे। फैक्ट्री से बाहर कभी हम निकलेंगे ही नहीं। और समझ आ गई बात है? अच्छा। अब बच्चों फैक्ट्री में याद रखिएगा बेहतर बड़े बड़े जो कमरे होते हैं ना, वो 3 कमरे होते हैं। कितने कमरे होते हैं? 3 कमरे। एक है रॉ मटेरियल स्टोर, दूसरा है प्रोडक्शन हॉल, और तीसरा है फिनिश गुड स्टोर। ये बड़े बड़े हॉल होते हैं। यहाँ तक की बात सुनेगी। बड़े बड़े कमरे कितने होते हैं? 3 कमरे होते हैं। कौन कौन से? रॉ मटेरियल स्टोर, प्रोडक्शन हॉल और फिनिश गुड स्टोर। प्लांट कहाँ लगा होगा? प्रोडक्शन हॉल में प्लांट लगा होगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। अच्छा, फिर उस 3 कमरों के साथ छोटे छोटे कमरे भी होंगे। उन 3 कमरों के साथ छोटे छोटे कमरे भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पहला कमरा होगा जी डॉक्टर साहब का, क्लिनिक मौजूद होगा वहां पे। अब सोचने वाली बात है, डॉक्टर साहब का कमरा वहां पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ? कौन सा डॉक्टर है जो रॉ मटेरियल टेस्ट करता है? केमिस्ट। वो आलू चेक करेगा। मतलब मैं लेस की फैक्ट्री बना रहा हूँ तो मेरा रॉ मटेरियल क्या है? आलू। तो केमिस्ट क्या कर रहा है? आलू चेक कर। क्या लेस में क्या शामिल होता है? पैरासीटामोल है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरी जिंदगी लेस खाए, बता जरा उसमें कभी पैराडोल का जायका आया? और मैं एमबीबीएस डॉक्टर निकाल कर रहे हैं भाई। हाँ जी, डॉक्टर साहब वहां पे क्या कर रहे हैं? देखो पहली बात ये कॉमन सेंस यूज करो। फैक्ट्री बड़ी दूर है। मैंने क्या बताया आपको सबसे पहले कि फैक्ट्री है रायवण में, और रायवण में जहां पे फैक्ट्री है वो देहातों वाला इलाका है, और वहां पे कोई करीबी हॉस्पिटल नहीं है। 700-800 बंदा यहाँ पे दिन के वक्त काम कर रहा है। ठीक है, किसी को किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अब वो बंदा रायवण से बैठेगा चिंगची रिक्शे पे और वहां से लाहौर आएगा तो रास्ते में फोत हो जाएगा। समझ आ रही बात? क्लियर सबको? तो उसको ऑन स्पॉट एक फर्स्ट एड मिल जानी चाहिए। अगर तो मतलब वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद है तो वो ऑन स्पॉट देखेगा इस बच्चे का मसला क्या है, उसके पास मेडिसिन होगी प्राइमरीली। अगर तो कोई सीवियर किस्म का इश्यू है जो मेडिकल इक्विपमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है तो फिर वो उनके पास एक एम्बुलेंस भी होगी, उस एम्बुलेंस में उसको भेज दिया जाएगा शायद। तो अगर ये आप सारा कुछ नहीं करेंगे, अरेंज नहीं करेंगे, तो फैक्ट्री में अगर अल्लाह ना करे कोई बंदा बीमार हो जाए
अचानक उसको दिल का दौरा ही पड़ गया और रास्ते में फौत हो गया, तो इल्जाम सारा कंपनी पे आ जाना कि पता नहीं की होया, उसे काम करता पैसे चंगा भला करो गया। बात समझ रहेगी नहीं? तो फैक्ट्री अपनी इमेज को, अपनी रेपुटेशन को, अपनी गुडविल को बचाने के लिए भी उसको ये जरूरी है, रिक्वायर्ड है कि भाईजान आप आपने ऑन स्पॉट एक डॉक्टर को रखना है वहां, और वो एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, फिर इंजीनियर का कमरा भी होगा। इंजीनियर साहब वहां पे क्या कर रहे हैं? ये जो प्लांट चल रहा है ये किसी वक्त ही बंद हो सकता है, तो इस इंजीनियर का काम है कि प्लांट को बंद नहीं होने देना। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लांट अगर आधे घंटे के लिए बंद हो गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान है। समझ आ गई बात है? तो इंजीनियर साहब इसलिए 24 घंटे वहां पे बैठे हुए हैं कि भाईजान प्लांट नहीं बंद होना चाहिए। ठीक है, प्लांट आधे घंटे के लिए बंद हो गया, 700 बंदा वेला बैठा होगा, तो 700 बंदों को पैसे तो जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो वो 700 800 बंदा, ये 1000 बंदा कहेगा भाईजान साड़ा की कसूर है, प्लांट बंद है। नहीं बात समझ लगी? आज अभी इसी वक्त अगर ये कैंपस में लाइट का मसला हो जाता है, ठीक हो गया, क्लासेस कोई नहीं हो पाएंगी। क्यों हो पाएंगी? क्लासेस कोई नहीं हो पाएंगी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को हम कह सकते हैं कि आज ही पैसे ना लेना क्योंकि क्लास नहीं हुई आज, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो कहेगा सर मेरा की कसूर है। समझ आई बात? तो लेबर को आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि हम कोई काम नहीं कर पाए तो लिहाजा तुम भी हमसे पैसे ना लो। ठीक है? तो वो लेबर की जिम्मेदारी नहीं है कि बिजली चली गई है। जिम्मेदारी किसकी है? ये मैनेजमेंट की है, ये कंपनी के मालिक की है कि भाईजान आप अपने पास बैकअप पे कुछ रखो। तो बैकअप पे कंपनी ने किसको रखा हुआ है? इंजीनियर को रखा। ऑन स्पॉट इंजीनियर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और इंजीनियर का काम है कि प्लांट चलाने से पहले इंश्योर कर ले कि ये प्लांट जो मैं चलाने लगा हूं ये पूरा महीना चले, इस महीने के अंदर एक दफा भी बंद ना हो। ठीक है? आम घरों में तो ये होता है ना कि एक चीज चल रही है, खराब होगी तो ठीक करवा लेंगे, लेकिन कंपनी में कोई चीज ऐसे नहीं चलाई जाती कि खराब होगी तो ठीक करवा लेंगे। नहीं, खराब नहीं होने देनी, ये जिम्मेदारी है उनकी। चलाने से पहले चेक कर लो, कोई पुर्जा अगर आपको लगता है ना कि यार ये खराब हो सकता है, तो होने का वेट ना करो, क्या करो, पहले ही चेंज करो। और समझ लगी कि नहीं लगी? ये जैसे जहाज है, जहाज जनाब उड़े, लैंड करते वक्त तबाह हो गए, और लोगों को ख्याल ओ यार वो फलां पुर्जा जरा सी नदी वजह खराब हुआ था, चलो कोई नहीं अगला जहाज से। क्या ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस जहाज में कोई 200 300 बंदा सवार है। तो क्या करो, जहाज उड़ने से पहले हर एक पुर्जा चेक करो। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है, क्योंकि सैकड़ों जिंदगियों का सवाल है। तो वही पॉइंट यहाँ पे है। इंजीनियर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मस्जिद भी बनी हुई है यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर, मौलवी साहब भी मौजूद होंगे, और उसके बाद टेक्निकल स्टोर, वहां पे इक्विपमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स पड़े होंगे, स्पेयर पार्ट्स पड़े होंगे। कि अगर फर्ज करें प्लांट के अंदर एक मोटर है, मोटर के ऊपर एक बेल्ट है, जैसे घरों में पानी वाली मोटर होती है तो उसका बेल्ट होता है, वो टूट जाता है तो क्या करते हैं? बाहर से लेके आते हैं। लेकिन फैक्ट्री तो रायवंड में है, बेल्ट टूट गया। अब एक इंजीनियर साहब जा रहे हैं, रायवंड से निकले हैं, लाहौर आए हैं बेल्ट लेने के लिए, 700 बंदा पीछे ताश खेल रहा है, क्योंकि 4 घंटे लगे, 2 घंटे जांच तो 2 घंटे आंच। वो बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो फैक्ट्री का मालिक तो तबाह हो गया बेचारा कि 4 घंटे प्रोडक्शन कोई नहीं हुई, लेकिन लाख रुपए की पेमेंट पैगी सन। तो ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो प्लांट के बराबर एक पूरा प्लांट फैक्ट्री के अंदर मौजूद होगा। बस ये प्लांट असेंबल फॉर्म में है और वो वाला प्लांट टुकड़ों की फॉर्म में। नहीं समझ आ रही बात? कि जैसे ही प्लांट में कोई पुर्जा खराब हो, फौरन से पुर्जा निकाल के वहां पे लगाओ, और नोट कर लो कौन सा पुर्जा लगाया है, हफ्ते बाद जाके पुर्जा मार्केट से दोबारा परचेज करो, अपने पास सरप्लस में वो पुर्जा रखो, हमेशा रखो। समझ आ गई बात? तो घरों में तो हम अफोर्ड कर सकते हैं कि जनाब मोटर का बेल्ट टूट गया, खैर है कोई मसला नहीं, शाम को ले लेंगे या घंटे बाद जाके ले लेंगे, लेकिन ये वाली हरकत फैक्ट्री में नहीं हो सकती। ठीक है जी? फिर उसके बाद कैंटीन, कैंटीन वहां पे क्या कर रही है? कैंटीन वहां पे क्या कर रही है? देखो, हजरत इंसान जो है ना, वो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे तो सुकून से काम कर सकता है, लेकिन अगर 12 से 1 के दौरान उसको खाना ना मिले
तो 2 बजे तक वो जोम्बी बन जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? वो वैश्याना तरीके से हर किसी को पड़ जाएगा। जैसे आप लोग असर के वक्त रमजान के अंदर आंखें बंद करके गाड़ियां चला रहे होते हो कि जनाब जेर आया मैं मार देना है, मैं मगरब तो पहले पहले घर पहुंचना, बस जो मर्जी हो जाए, इशारा भावें लाल है, भावें पीला है, भावें नीला है, भावें है भावें नहीं है, मैं घर पहुंचना। ठीक है जी। तो असर के वक्त रमजान में आपने बहुत सारी अग्रेसिव किस्म की ट्रैफिक देखी होगी, यार लोग अंधे हो के गाड़ियां चला रहे हैं। ये वजह यही है कि जब भूख लगी होती है ना तो आंखें काम नहीं करती। तो अगर आपने मजदूरों से काम करवाना है तो 1 बजे तक क्या करो, उनके खाने का बंदोबस्त करो, वरना 1 से लेके 5 बजे तक उन्होंने काम नहीं करना। 8 से 12 कर लेंगे 4 घंटे काम, लेकिन अगले 4 घंटे काम वो नहीं करेंगे जब तक 1 बजे उनको खाना ना मिल जाए। तो कैंटीन होना बहुत जरूरी है। यहां तक की बात होने लगी। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता 6 दिन फैक्ट्री चली, इतवार को फैक्ट्री बंद। इतवार को फैक्ट्री बंद। तो डॉक्टर साहब वहां पे मौजूद होंगे फैक्ट्री में इतवार वाले दिन, इंजीनियर साहब मौजूद होंगे, मौलवी साहब। क्या इतवार को नमाजें माफ हो जाती हैं? तो मौलवी साहब फिर क्यों नहीं है? इतवार को नमाजें माफ तो नहीं ना होती, तो मौलवी साहब वहां पे क्यों नहीं है फिर? हैं? हाँ, देखो, मौलवी साहब, इंजीनियर साहब, ये डॉक्टर साहब और वो टेक्निकल स्टोर वाले और कैंटीन वाले, ये ये क्यों गायब हो गए इतवार को? ये सब किसकी वजह से है वहां पे? लेबर की वजह से। तो जब लेबर ही नहीं है तो इन सब का वहां पे कोई रोल नहीं है। तो ये सारे लोग उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। पॉइंट समझ लगे कि नहीं लगी? अगर कोरोना आ गया, फर्ज करो क्या आ गया, फैक्ट्री बंद, तो ये डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मौलवी साहब, टेक्निकल स्टोर वाले, कैंटीन वाले वहां पे होंगे। मौलवी साहब को तो कोरोना नहीं होता। मौलवी साहब तो मानते ही नहीं कि कोई कोरोना शरोना कोई चीज है। वो तो कहते हैं 3 दफे ईद वाले दिन 3 दफा जफ्फी पाओ, ठीक हो गया, सुन्नत है 3 दफा मिलना। तो कोरोना शोना है ड्रामेबाजी सारी। तो मौलवी साहब को तो कोरोना नहीं होता, लेकिन मौलवी साहब भी मस्जिद क्या कहते हैं मौजूद नहीं है फैक्ट्री में। समझ आ रही बात? तो क्यों मौजूद नहीं है? इन सब का रोल क्या है? इन सब का रोल है, जो 700-800 लेबर आपके यहाँ पे काम कर रही है, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आने दें। मतलब सिर्फ एक मौलवी साहब ना हो तो वहां पे जनाब हंगामे शुरू हो जाएंगे। मस्जिद ही कोई नहीं, नमाज पढ़नी है, मुसलमानों का मुल्क है। बात समझ लगी नहीं लगी? भाईजान मस्जिद मौलवी साहब तो पहले रेंज करो। डॉक्टर ही कोई नहीं, मेरा सिर दर्द कर रहा है सुबह था, ऐसे डॉक्टर ही कोई नहीं, हंगामे शुरू हो सकते, क्या करो, डॉक्टर रेंज करो। हाँ, इंजीनियर के ना होने पे वो खुश होंगे। क्यों बोला? प्लांट बंद है, कटो ताश, ताश खेलते हैं बैठ। इंजीनियर के ना होने पे वो खुश होंगे, इंजीनियर को देख के गुस्सा खाएंगे, यार मनूस इन्हें क्यों की थी इंजीनियरिंग। बात समझ आएगी नहीं? इंजीनियर के ना होने पे खुश होंगे, बाकी कोई नहीं ना है। अगर फर्ज करो कैंटीन वाले नहीं है, अगर सुबह 9 बजे फैक्ट्री के मजदूरों को पता चल जाए कि कैंटीन वाले ने हड़ताल की थी, आप सोच सकते हैं कि उनसे काम होगा? नहीं समझ आ रही? ये कैंटीन वालों को सैलरी नहीं मिली, आज नहीं आए वो, तो 12 बजे से पहले पहले लेबर की हालत बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगी। समझ लगी? उस दिन नहीं याद आना किसी को कि जोहर दी नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ ली, उन्होंने कहना करो करीब पहुंचो टाइमो टाइम। ठीक हो गया जी? तो ये बात बच्चों याद रखनी है कि ये जो सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट है ना, ये उन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर वो मौजूद नहीं है तो ये भी मौजूद नहीं। हजम शुद? अच्छा, अब बच्चों मैंने आपको ये बता दिया है कि हम एक बिजनेस के सब कैटेगरी में बैठे हुए हैं। मतलब बिजनेस की 3 टाइप्स है, कौन कौन सी? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, सर्विस की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग की। तो जब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो उसमें याद रखिएगा कि खर्चे जो हैं वो प्राइमरी 3 तरह के हैं। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितनी तरह के हैं? 3 तरह के।
ये हम याद रखना, मैं जब भी कोई बात कर रहा हूं ना, तो मैं किस फैक्ट्री की, किस कंपनी की बात कर रहा हूँ? मैन्युफैक्चरिंग की। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सर्विस की बात, मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा आज के बाद, बाय डिफॉल्ट याद रखना। ठीक है? तो बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग इदारे में जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है या कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ऐसी बातें हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में नहीं की थी, वहां पे हमने बस यही बात की थी, परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, बस। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? परचेज करो, मैन्युफैक्चर करो, पैक करो, डब्बे तैयार करो, फिर सेल करो। परचेज किए आलू, बेचे लेज। और समझ आ रही है? परचेज किया आटा, बनाई रोटियां। और समझ आई बात? ठीक हो गया? परचेज किया कपड़ा, बनाई जीन्स, जीन्स बना के बेची। परचेज किया आटा, अंडे, शुगर, मैदा, बनाए क्या? बिस्किट, बिस्किट बना के बेचे। तो समझ आ गई बात? तो परचेज कुछ और कर रहे हैं, बेच कुछ और रहे हैं। जब कोई कंपनी परचेज कुछ और करे और बेचे कुछ और, इसका मतलब है वो कौन सी कंपनी है? वो मैन्युफैक्चरिंग है। और जब कोई कंपनी जो चीज परचेज कर रही है वही बेच रही है, तो ट्रेडिंग कंपनी। मतलब आप किसी दुकान पे जाते हैं, वहां पे शर्ट परचेज करते हैं, उस दुकान ने भी पीछे से शर्ट ही परचेज की थी, ठीक है, वो पीछे शर्ट परचेज करी आगे बेच रही है, तो वो फिर क्या कर रही है? वो ट्रेडिंग कर रही है। ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग इदारे में बच्चों कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब लेबर में 2 तरह की लेबर है। लेबर में कितने तरह के लेबर हैं? 2 तरह के। बच्चों, एक वो लेबर जो प्रोडक्शन हॉल में काम कर रही है, जो प्लांट के साथ कनेक्टेड है, तो उसको कहेंगे कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में। ये क्या है? डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, इसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर। और ये जो डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मौलवी साहब, टेक्निकल स्टोर का बंदा और कैंटीन में लोग काम करने वाले, ये सारे जो बैठे हुए हैं, सैलरी तो ये भी लेंगे ना महीने के एंड में। क्या मौलवी साहब फीस वसूली काम कर रहे हैं? नहीं। ठीक हो गया? इन सब ने भी सैलरी लेनी है। तो इनकी सैलरी में और प्रोडक्शन हॉल में बैठे लोगों की सैलरी में क्या फर्क है? जो प्रोडक्शन हॉल में लोग बैठे हुए हैं उनकी सैलरी डायरेक्ट लेबर है, और जो बाकी के लोग बैठे हुए हैं वो इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट क्या लिखा हुआ जी आगे? इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इनडायरेक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ जी? नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, बस बट असिस्ट इन प्रोडक्शन। ये नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी सही तरह। नहीं बात सुन लगी? सिर्फ एक इंजीनियर नहीं है, प्लांट बंद हो गया तो प्रोडक्शन नहीं होगी। लेकिन इंजीनियर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इंजीनियर प्रोडक्शन को सुपरवाइज कर रहा है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं। यहां तक की बात सुन लगी बच्चों? अच्छा बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 8 में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा था। आज हम जरा पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्ज करो बच्चों, आपके पास साल के शुरू में यहाँ पे कुछ फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल स्टोर में कुछ माल पड़ा हुआ था। साल के शुरू में 1 जनवरी को माल पड़ा हुआ था। कितना पड़ा हुआ था? 10,000 रुपए का माल पड़ा हुआ था साल के शुरू में। फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर माल मंगवाया, ट्रक आया, यहाँ पे माल लोड करके चला गया, तो ये फिर क्या किया आपने? परचेज किया। क्या किया? परचेज किया। अब जरा ध्यान से बच्चों, ये माल आपके पास पड़ा हुआ था, ये माल आपने परचेज किया। कितना परचेज किया? 1 लाख। कितना टोटल माल हो गया? 1,10,000। 10,000 पुराना पड़ा हुआ था, लाख का और आ गया, कितना हो गया? 1,10,000। कुछ खराब निकल आया वो वापस भिजवा दिया। कितना खराब निकल आया? 2,000 का। वो वापस भिजवा दिया, तो क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे? हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में इसको परचेज रिटर्न कहा करते थे, अगर आपको याद है। ठीक हो गया? अच्छा, वो माल जो आया, जिस ट्रक में आया, उस ट्रक वाले को भी पैसे दिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट याद है कुछ कुछ?
उसको बच्चों हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कहा करते थे कैरेज इनवर्ड। याद है कुछ कुछ? वो कैरेज इनवर्ड परचेज में ऐड किया करते थे। याद करो याद करो याद करो, कैरेज इनवर्ड कहाँ ऐड किया करते थे? परचेज में ऐड किया करते। फिर सारा साल माल इशू करते रहे करते रहे करते रहे। कहाँ इशू करते रहे? बेचते रहे? नहीं, बेचते नहीं रहे, प्रोडक्शन हाउस में इशू करते। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में तो यही था ना कि बेचते रहे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो करनी नहीं थी, जैसे माल आया आगे बेच दिया। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, यहाँ पे माल आया और आगे हम इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन हाल की तरफ। कस्टमर को नहीं दे रहे। कहाँ दे रहे हैं? प्रोडक्शन हाल को दे रहे हैं। तो बच्चों माल देते रहे देते रहे देते रहे, पता नहीं कितना माल दे दिया हमने। हमें नहीं पता कितना माल दे दिया। 31 दिसंबर की रात को गए, 31 दिसंबर की रात को गए, रॉ मटेरियल का गेट खोला, हमने लोगों की ड्यूटी लगाई, सारा माल काउंट करो, कितना माल पड़ा हुआ है बताओ। समझ आ रही बात? 31 दिसंबर की रात को 12 बजे उन सब लोगों ने मिलकर स्टॉक काउंट किया, कितना माल पड़ा हुआ है। और उन्होंने हमें बताया कि सर जी 15,000 रुपये का माल पड़ा हुआ है। कितना माल पड़ा हुआ है? 15,000 का माल पड़ा हुआ है। तो बच्चों अब जरा दोबारा मेरे ध्यान से सुनना बात। साल के शुरू में कितना माल पड़ा था? नहीं नहीं, 10,000। कितना मंगवाया? 1 लाख। कितना खराब निकला? वापस भिजवा दिया। कितना कैरेज का खर्चा आया? 5,000। माल इशू करते रहे करते रहे करते रहे, कितना इशू कर दिया कोई नहीं पता। साल के एंड पे जाके हमने लोगों की ड्यूटी लगाई, माल चेक करके कितना बच गया। चेक करके कितना बच गया? 15,000। अब इस डाटा से आप बता सकते हैं कि कितना माल ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन हाल की तरफ गया। सोचो जरा। कितना पड़ा हुआ था? कितना मंगवाया? कितना वापस भिजवा दिया? कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया? और साल के एंड में कितना बच गया? तो कितना निकल के प्रोडक्शन हाल की तरफ गया, ये पता लग सकता है? पता करें जरा। कितना गया जी? कॉमन सेंस समझ आ गई? इसमें कोई मसला? ठीक है जी। बच्चों हम ये कहेंगे कि 98,000 रुपये का माल रॉ मटेरियल स्टोर से निकल के प्रोडक्शन हाल की तरफ चला गया। उसके लिए अंग्रेजी का वर्ड यूज करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या वर्ड यूज करेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये तो बच्चों वो खर्चा है जो सिर्फ मटेरियल इशू करने का है। यहां से कितना माल आगे गया बच्चों? 98,000 का माल रॉ मटेरियल स्टोर से निकल के प्रोडक्शन आगे तरफ गया। यहां तक की बात समझ आ गई सबको? कोई इशू यहां तक? अच्छा। फिर बच्चों आपको पता है सिर्फ मटेरियल से फिनिश गुड्स नहीं बनती होती। सिर्फ मटेरियल से फिनिश गुड्स मतलब आटा पड़ा पड़ा रोटी नहीं बन सकता। क्या करना पड़ेगा? हैं? कौन करेगा काम? मशीनें? लेबर काम करेगी। आटे को रोटी में कोई लेबर कन्वर्ट करता है? मशीन कन्वर्ट नहीं करती। क्या आटे को बिजली के झटके लगाएं तो रोटी बन जाएगी? तो डेफिनेटली कोई इन्वॉल्व होगा। वो कौन इन्वॉल्व होगा? कोई इंसान इन्वॉल्व होगा, तो आटे से क्या बनेगा? रोटी बनेगी। अब समझ आ गई है? आलू से लेस बन जाएगा खुद ब खुद। तो क्या इन्वॉल्व होंगे? लेबर। तो बच्चों लेबर जब काम करेगी तो लेबर होगी डायरेक्ट लेबर। कौन सी लेबर? प्रोडक्शन हाल में कौन सी लेबर होती है? उसको जो सैलरी देंगे उसके लिए वर्ड यूज करेंगे वेजेस। प्रोडक्शन हाल में जो लेबर काम करती है उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर। उसको जो सैलरी देते हैं उस सैलरी का नाम क्या रखेंगे? उसको सैलरी नहीं कहेंगे, उसका क्या कहेंगे? वेजेस। यहाँ तक की बात समझ लगी? वेजेस और सैलरी में फर्क होता है बच्चा, थोड़ा सा ये याद रखिए। सैलरी होती है महीने बाद। सैलरी कब होती है? महीने बाद जिसको पैसे पे करने। लेकिन वेजेस आप डेली भी दे सकते हैं, हफ्ते बाद भी दे सकते हैं, 15 दिन बाद भी दे सकते हैं, जैसा आपका रूटीन है।
ठीक है, आपने नाम सुना होगा डेली वेजेस। तो नॉर्मली आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि शाम को लाइन लगी होती है, आगे कुर्सी पे एक बंदा बैठा होता है, वो लाइन में लेबर आते रहते हैं, अपना अपना बताते रहते हैं इतने घंटे मैंने काम किया, और वो पैसे पकड़ के चले जाते हैं। ये डेली बेस पे शाम को पेमेंट हो रही होती है। ठीक है, उसको सैलरी नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, ये वेजेस है। अच्छा जी, 98,000 का मटेरियल कंज्यूम हुआ था। उस 98,000 के मटेरियल के ऊपर वेजेस ने काम किया, लेबर ने काम किया कितना, 2 लाख रुपए। अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों, ये जो 15,000 का माल यहाँ पे बचा हुआ है ये वाला, क्या इसके ऊपर लेबर ने काम किया? क्यों है? हाँ, वो तो रॉ मटेरियल स्टोर में पड़ा रह गया, वो तो कभी प्रोडक्शन हाउस की तरफ गया ही नहीं। तो जो चीज प्रोडक्शन हाउस की तरफ नहीं गई, उसमें लेबर कहाँ से काम कर रही? समझ आ गई? तो इस 15,000 के मटेरियल के ऊपर लेबर ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ लेबर उसी में काम करेगी जो माल रॉ मटेरियल स्टोर से इशू होकर कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन हाउस की तरफ जाएगा। ठीक है जी बच्चों। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम और वेजेस इन दोनों को मिलाएंगे तो जो कॉस्ट बन जाती है उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पेपर में भी आपको सवाल आया था कि प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, कि प्राइम कॉस्ट किसके बराबर होती है? ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस उसमें एक और चीज भी आती थी, हाँ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एक और चीज भी आती थी ना। हाँ जी, किसी को याद नहीं है? देख लो कैसे कैसे ये इंट्रो पास है कि नहीं? उसमें एक और वर्ड आता था, डायरेक्टली चार्जेबल एक्सपेंस। उसकी एग्जांपल थी रॉयल्टी। जब आज भी किताबें जाके खोल के देख लो, रॉयल्टी लिखी हुई वहां पे बराबर। तो प्राइम कॉस्ट बच्चों यहाँ पे क्या है? प्राइम कॉस्ट किसको किस में जमा करें तो क्या बनता है? रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जमा करें तो क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद आएंगे बाकी के खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, रिपेयर, डेप्रिसिएशन और अदर छोटे मोटे खर्चे। ये वो बच्चों सारे खर्चे हैं जो इन छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोगों की वजह से हो रहे हैं। मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल से क्या मुराद है? वो टेक्निकल स्टोर से कोई नट बोल्ट कोई टूल्स वगैरह निकल के यूज हुए होंगे ना प्रोडक्शन हाल में, ये इनडायरेक्ट मटेरियल। प्लांट गंदा हो गया, सफाई करनी है, क्या करो? वो ऑयल इस्तेमाल करो। जैसे बाइक की ट्यूनिंग होती है, प्लांट की भी तो ट्यूनिंग होती होगी ना। बाइक की ट्यूनिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वो इंजन खोल देने तो थोड़ा नाल पेट्रोल भी खोल देने, याद है? वो दिल से छुरियां चल दियां यार, सारा पेट्रोल इस्तेमाल करने लगा। ठीक है जी। तो वो प्लांट को साफ करने के लिए ग्रीस, मोबिल ऑयल या कोई भी पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, तो कंज्यूम होता है वहां पर। फिर ओवरहालिंग के लिए बाकी जो मटेरियल इस्तेमाल होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो बच्चों वो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम में नहीं आ रहा, वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ रहा। ठीक हो गया? इनडायरेक्ट लेबर कौन सी लेबर है? वो इंजीनियर, डॉक्टर साहब, मौलवी साहब, कैंटीन वाले, टेक्निकल स्टोर वाले लोग, इन सबको जो सैलरियां पे करनी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इस फैक्ट्री के बाहर चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड भी तो होंगे ना। इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो एक सिक्योरिटी गार्ड से तो काम नहीं चलना, 5-6 सिक्योरिटी गार्ड तो होंगे। ठीक हो गया? तो उनको भी तो सैलरी देनी है, तो उनकी सैलरी कहाँ आएगी? हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। समझ आ गई? तो बच्चों इंटरेक्ट मटेरियल लग गया 10,000 का, इंटरेक्ट लेबर लग गया 20,000 का, बिजली लगी 50,000 की, फ्यूल लग गया 30,000 का, रिपेयर लग गया 20,000 का, डेप्रिसिएशन लगी 60,000 की, और बाकी छोटे मोटे खर्चे 10,000 रुपए के लग गए। ये सारे खर्चे जब इसमें ऐड होंगे तो कितना बिल बन जाएगा? कितना बिल बन जाएगा जी? 4 लाख का बिल, 4,58,000 का बिल बन जाएगा। यहां तक की बात में लगी? अब बच्चों ये वो खर्चा है जिससे आपका
जो मटेरियल है वो मैन्युफैक्चर हो गया, क्या हो गया? ये 4,98,000 समझ आ गया जी? ये 4,98,000 का खर्चा आपका हो गया है। इसको बच्चों कहेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इतना खर्चा हमारे साल में हो चुका है। समझ आ गई? अब बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से, जिस तरह से बच्चों साल के शुरू में यहाँ पे कोई माल बचा हुआ था, उसी तरह से साल के शुरू में यहाँ पे भी तो कोई माल बचा होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो प्रोडक्शन हाल में जो माल बचा होगा उस पर कुछ ना कुछ लेबर ने काम किया होगा ना पिछले साल, या वो सिर्फ रॉ मटेरियल पड़ा होगा? कुछ ना कुछ काम उन्होंने पिछले साल तक किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुकम्मल नहीं हो सका। अगर वो मुकम्मल हो जाता तो फिर आगे चला जाता। तो यहाँ पे वो माल पड़ा हुआ है जिसमें रॉ मटेरियल भी शामिल है, कुछ ना कुछ लेबर ने भी काम किया हुआ, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका। ऐसे ही है जैसे दर्जी ने, आपने दर्जी को कपड़ा दिया, दर्जी ने कपड़ा काट लिया, अब वो सिलाई कर रहा था, कुछ चीजें सिल चुकी हैं, कुछ अभी रहती हैं, और 31 दिसंबर आ गई। 31 दिसंबर की रात को गए दर्जी के पास, यार सूट दे दे। मैंने कहा यार सूट तो तेनों दे देंगे, लेकिन गल तो ईद दी हुई सी, गल 31 दिसंबर दी नहीं हुई सी। ईद वाले दिन तेनों मिल जाएगा, बल्कि ईद के दिन पहले मिल जाएगा। समझ आ गई बात? तो वो जो कपड़ा है जो उसके पास पड़ा हुआ है, क्या वो एक पीस में पड़ा हुआ है? आप उसको कहेंगे यार तू कपड़े नहीं देने, तू सलवार कमीज नहीं देनी, तू मैंने मेरा कपड़ा पकड़ा, मैं कैसे और दर्जी ने पकड़ा लेना? तो क्या वो इस कंडीशन में है कि वो कपड़ा आपको पकड़ा दे? क्यों? आपने उसको कपड़ा पकड़ा पकड़ा था एक पीस में, अब वो एक पीस में नहीं है। तो फिर क्या उसको सलवार कमीज कह सकते हैं? वो सलवार कमीज भी नहीं है। समझ आ गई बात? वो कपड़े का एक पीस भी नहीं है, लेकिन वो सलवार कमीज भी नहीं है। वो उसके बीच की एक सिचुएशन जिसके लिए सारी दुनिया में एक ही वर्ड यूज होता है, वर्क इन प्रोसेस। तो ये बच्चों ये वो वर्क इन प्रोसेस है जो ना तो हम उसको रॉ मटेरियल कह सकते हैं और ना ही हम उसको फिनिश गुड्स कह सकते हैं। साल के शुरू में कितने रुपए का पड़ा हुआ था? 30,000 का। तो बच्चों जब इस साल जब काम शुरू करेंगे तो ये 30,000 वाला काम मुकम्मल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसके ऊपर खर्चा इस साल हुआ है बाकी का। समझ लगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि खर्चा सिर्फ 4,98,000 का नहीं हुआ, उसमें 30,000 भी शामिल है। नहीं समझ लगी? इस 4,98,000 में तो फ्रेश माल शामिल है ना। फ्रेश माल कौन सा? 98,000 वाला। ये तो वो माल है जो इस साल इशू हुआ था रॉ मटेरियल स्टोर से निकल के, ऐसी है। लेकिन इस 4,98,000 में वो वाला माल भी तो शामिल होना चाहिए जिसपे पिछले साल काम हो रहा था लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। अच्छा, वैसे इस 498 में पिछले साल वाला माल शामिल है? कौन सा? रॉ मटेरियल शामिल है, लेकिन वो वाला तो नहीं शामिल जिसपे लेबर ने काम किया पिछले साल। वो हम यहाँ पे अब अलग से शामिल कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से शामिल नहीं था। कितना शामिल कर रहे हैं? 30,000, क्योंकि इस साल उसके ऊपर भी तो काम हुआ होगा ना। समझ लगी? अच्छा, 31 दिसंबर की रात आ गई बच्चों, 365 दिन गुजर गए, 31 दिसंबर की रात आ गई और यहाँ पे कुछ माल बच गया जो उसी तरह से मुकम्मल नहीं हो सका जैसे पिछले साल वो वाला नहीं मुकम्मल हो सका। तो चूंकि ये मुकम्मल नहीं हो सका तो आगे नहीं जा सके, इधर ही पड़ा रहेगा। इसकी वैल्यू क्या है? जैसे बच्चों 31 दिसंबर की रात को जाके गोदाम पे जाके यहाँ पे वैल्यूएशन कर रहे होंगे ना, वैसी वैल्यूएशन यहाँ पे कर रहे होंगे। यार जाओ जाके देखो प्रोडक्शन हाल में कितना माल बाकी बचा हुआ। 31 दिसंबर की रात को 3 टीमें काम कर रही होंगी। एक टीम कहाँ काम कर रही होगी? रॉ मटेरियल स्टोर में। दूसरी टीम प्रोडक्शन हाल में। तीसरी टीम फिनिश गुड स्टोर में। तीनों जगह पे काम कर रहे हैं। सबसे मुश्किल काम किसका होगा?
प्रोडक्शन हाल का। और सबसे गंदा काम किसका होगा? रॉ मटेरियल स्टोर। समझ लगी? फर्ज करो रॉ मटेरियल स्टोर में आलू पड़े हुए हैं, आप हैं माशाल्लाह सीए, आपने जाके आलू काउंट करने, मिट्टी मिट्टी हो जाए थोड़े कपड़े, तो बात सुन रही है। एक बच्चा है हमारे पास, सर जी आर्टिकल करवा दें, आर्टिकल नहीं हो रहे, 4 महीने हो गए हैं, कोई रख ही नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कम फर्म में कॉल की, मैं कहा यार बच्चे को रख लें। मैं कहा सर 100 बिस्मिल्लाह कर लो। मैंने कहा जा चला जा, फिर आर्टिकल शुरू। चला गया, उन्होंने उसको भेज दिया पत्तों की, जा फिर आलू के खेतों में जा, आलू काउंट कर जाके। वो एक दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन रोता रोता मेरे पास आ गया, सर ये फर्म बहुत देरी ने गंदी है। मैं गंदी है? कहा सर पूरी जिंदगी असी आलूओं के खेतों का मूल नहीं किया, साड़ी अपनी जमीन सी, मैं कदी नहीं सीखा। ये मैंने जाके कहते आलूओं के खेतों में आलू काउंट कर जाके। तो मैं तो नहीं करना काम, मैं तो जा रहा। वो बात समझ आई कि नहीं आई? तो आपको हो सकता है कि जब आप कल को सीए फॉर्म में जाएं तो वो आपको भेजें, चलो शाबाश टैमो टैम। तो सबसे गंदा काम कौन सा है? रॉ मटेरियल का स्टॉक मैयर करना। और सबसे मुश्किल काम कौन सा है? प्रोडक्शन हाल का। मुश्किल इसलिए है, गंदा तो नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल इस सेंस में है कि आपको अंदाजा नहीं होगा कि इस पे कितने % लेबर काम कर चुकी है। देखो फिनिश गुड्स तो तैयार होगी ना, पता है ये शलवार कमीज बन चुकी है पूरी, जो होना था वो हो चुका है। शलवार कमीज के सूट काउंट करना मसला ही कोई नहीं, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस, मसला ही कोई नहीं। मसला कब होता है? जब ना तो कपड़ा है, ना ही शलवार कमीज है, बीच वाली स्टेज है। अब ये आइडिया लगाना है कि कितने % काम हो चुका है। यहां पे एस्टिमेट लगेगा, एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, तो ये काम मुश्किल है। यहां पे सीनियर बंदे इन्वॉल्व होंगे आपके साथ, लेकिन आलू मैयर करने में सीनियर बंदे इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो कहेंगे ओ कंडा लगा है बोरियां ने, चुक के लैके जा कंडे ते रख, मैयर कर किन्ने किलो ने। इसमें सीनियर की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। हाँ हाँ, उसी ने तो करनी है दुनिया में, और किसने करनी? 3 जून में मैं तो फोन करके पूछांगा, हाँ जी क्या हालात हैं आजकल? ठीक है जी, 30 जून आने वाला है, केड़ा महीना चल रहा है? अप्रैल मई ते जून। ठीक है जी, 30 जून की रात को बड़े दुखी दुखी स्टेटस नजर आएंगे आपको सीए कम्युनिटी में, सारे रो रहे होंगे कि क्या इस दिन के लिए हम पैदा हुए थे, ये काम हमसे ही होना है। ठीक हो गया? तो दुनिया में कोई बंदा अपनी फोटो नहीं लगाएगा कि मैं की कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखा नहीं सकता दुनिया को कि मेनल की हो रहा है। ठीक है जी। तो एक एक ऐसी असाइनमेंट थी जिसमें बच्चे ढक्कन काउंट करते थे, कोका कोला के और पेप्सी के, वो जो बोतलों के ऊपर ढक्कन होते हैं, वो ढक्कन भी काउंट करने पड़ते थे। बोरियां खुलती थी उनके सामने, बाहर दे थल्ले भाई ढक्कन काउंट करो किन्ने में। ठीक है जी, वैसी ऐसी असाइनमेंट भी होती। पर अच्छी फर्में जो होती हैं वो इस तरह की गंदी असाइनमेंट नहीं लेती, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छी फर्म जो होती हैं वो, मतलब पीडब्ल्यूसी थी, उसने इस तरह की असाइनमेंट नहीं ली थी। मतलब कोका कोला ने ना एक जमाने में स्कीम लॉन्च की थी कि जनाब स्क्रैच करें ढक्कन को, उसमें से प्राइस निकलेगा। अच्छा, अब मसला यह था कि प्राइस जितने इन्होंने प्रिंट किए थे ना, उससे ज्यादा निकला है। कोक वाले सर पकड़ के बैठ गए, यार असि 10,000 प्रिंट किए थे प्राइस, क्लेम करने वाले 1 लाख आ गए। ये क्या हो गया? उनको टेंशन पड़ गई कि यार उनकी करिए। तो फिर उन्होंने असाइनमेंट दी सीएफएम को, ईवाई को, कि ढक्कन काउंट करो। 10,000 प्रिंट किए ने, 10,000 तो उत्ते ढक्कन नहीं होने चाहिए। बात में लगी कि लगी? तो ढक्कन काउंट करने के लिए उन्होंने सीए ट्रेनीज को हायर किया कि सीए ट्रेनी बैठ के ढक्कन काउंट करें। अब 2 साल बाद 3 साल बाद वही जो कंपनी थी कोका कोला, वो चली गई पीडब्ल्यूसी के पास। और जब ये असाइनमेंट दोबारा आई ढक्कन काउंट करने वाली, उन्होंने पीडब्ल्यूसी को कहा कि भाईजान असाइनमेंट करनी है। तो पीडब्ल्यूसी ने हाथ खड़ा कर दिया, उनका ये वाला काम हम नहीं करें। जैसे छोटी फर्म को करवा लो जाके, वो कर लेंगे, साढ़े बच्चे का काम नहीं करें। साढ़े एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, गंदे काम असली नहीं कर सकता। ठीक है, तो अच्छी फर्म जो होती है वो ना कर देती।
लेकिन जो छोटी फर्में होती हैं वो कहते बस पैसे आने चाहिए ने, ट्रेनियां दी खैर है, इन्हों की कड़ी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इसलिए कोशिश करें अच्छी फर्म में चले जाए, टाइम टाइम अच्छी फर्म में चले जाओगे तो अच्छे अच्छे काम करने को मिलेंगे, छोटी फर्म में जाओगे तो गंदे गंदे काम करने को मिलेंगे। और समझ आ रही बात है? अच्छा जी, बहरहाल अब बच्चों इसी तरह से साल के एंड पे प्रोडक्शन हाल में आपने टीम को भेजा, टीम ने बताया सर जी कि यहाँ पे 20,000 रुपये का माल पड़ा हुआ है। कितना माल पड़ा हुआ है? बाकी फिर कहाँ गया? बाकी कहाँ चला गया? बाकी वो फिर फिनिश गुड्स में चला गया वो। ठीक है, अब बच्चों अगला सवाल, हमने कितना माल तैयार कर लिया था? 4,98,000 का। वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ था? वो भी इसमें शामिल हो गया। साल के एंड पे कितना पड़ा हुआ है? तो वो क्या करें, माइनस कर दें, ताकि ये पता चल सके कितना माल आगे चला गया। हाँ जी, हाँ जी, कितना माल आगे चला गया? 5,08,000। अब याद रखो, जो माल आगे चला गया वो डेफिनेटली मुकम्मल हुआ होगा तो आगे चला गया। अगर वो मुकम्मल ना हुआ होता तो इधर ही पड़ा होता। जैसे ये 20,000 वाला माल पड़ा हुआ है। ये बात समझ आ गई सबको? तो बच्चों जो माल आगे चला गया उसके लिए फिर अंग्रेजी में क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड क्या मतलब है? कि बन चुका है। इसमें और इसमें फर्क समझ आ गया बच्चों? ऊपर क्या लिखा हुआ है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नीचे क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ठीक है जी, इन दोनों में फर्क समझ आ गया सबको? अच्छा जी, अब बच्चों 5,08,000 का माल जो है वो यहां से निकल के यहां आ गया, डब्बों में पैक हो गया, डब्बों में पैक हो गया। ओके, यहां पे भी तो साल के शुरू में कुछ डब्बे पड़े होंगे जो बिल्कुल रेडी होंगे, लेकिन कस्टमर ना होने की वजह से सेल नहीं हो सके। हो सकता है कि नहीं हो सकता? साल के शुरू में फर्ज करो डब्बे पड़े हुए थे 90,000 के। कितने पड़े हुए थे? 90,000 के डब्बे पड़े हुए थे जो पिछले साल में तैयार हो गए थे, लेकिन सेल नहीं हो सके, अभी भी पड़े हुए हैं। नया माल कितना आ गया? ये ताजा माल है। तो टोटल माल कितना हो गया? 5,98,000। फिर सारा साल डब्बे यहां से निकल के ट्रक में लोड होके जाते रहे, सारा साल जाते रहे जाते रहे जाते रहे, पता नहीं कितने चले गए, हमें नहीं पता। हम जाएंगे 31 दिसंबर की रात को, जाके देखेंगे कितने डब्बे बाकी बच गए हैं। तो हमें पता चला कितने डब्बे बाकी बच गए हैं, 40,000 रुपए के बराबर डब्बे बाकी बच गए। तो ये पता चल सकता है कि ट्रकों में कितना माल लोड हुआ, कितना हुआ? 5,58,000। कैसे? 5,98,000 में बच्चों 40, सॉरी, 5,08,000 में 90,000 जमा किया और 40 का किया माइनस की। तो चलिए बच्चों, ये सवाल है, ये अभी आपने करना है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द फैक्ट्री ऑफ हाइडल एंड कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015। सारा डेटा आपको दिया हुआ है, आपने निकालना क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तीन चीजें आपने निकालनी है, ट्राई करें जरा। क्या आंसर है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकला है?
1,35,516 सही है। और प्राइम कॉस्ट 2,10,16। एफओएच मिला के टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2,73,299। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2,70,969। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,72,855। चेक कर लो। नहीं हुआ कंप्लीट है? हो गया। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह से आगे चलेंगे।